तो नक्षत्र तारा चक्र, नक्षत्र तारा चक्र में क्या होता है कि 27 नक्षत्र होते हैं और उन 27 नक्षत्रों को 9-9 भागों में डिवाइड किया जाता है। इसमें इस तारा चक्र को निकालने के लिए, नक्षत्र तारा चक्र को निकालने के लिए सबसे पहले हमें हमारे जन्म नक्षत्र के बारे में पता होना चाहिए। और जन्म नक्षत्र वो होता है जहां पर चंद्रमा विराजमान होता है, अर्थात चंद्रमा जिस राशि में विराजमान होता है, ठीक है, और जिस नक्षत्र के पद में विराजमान होता है। ऐसे तो 4 पद हैं, हम उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। जिस नक्षत्र के में विराजमान होता है वही हमारा जन्म का नक्षत्र होता है, और वहीं से उसी राशि के उसी स्वामी से हमारी जन्म की दशा शुरू होती है। अभी जब एग्जाम्पल लेंगे तो आपको बहुत क्लियर होगा। तो हमने सबसे पहले अपना जन्म नक्षत्र निकाल लिया, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम ये करेंगे कि जन्म नक्षत्र निकालने के बाद हम जब भी पैदा होते हैं तो किसी न किसी महादशा से गुजर रहे होते हैं, अर्थात इस समय भी आप सब किसी न किसी महादशा से जरूर गुजर रहे हैं। यानी एक टाइम पीरियड है, मेजर टाइम पीरियड। महादशा क्या है? एक मेजर टाइम पीरियड है जिससे हम गुजर रहे हैं, या हमारा जीवन उसी के अधीन है, उस ग्रह के अधीन है, उस भाव के अधीन है। तो हम महादशा के स्वामी का नक्षत्र निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे, महादशा से अंतरदशा नाथ का नक्षत्र स्वामी भी निकालेंगे। अब ये तो हो गया, पहले हमने जन्म नक्षत्र निकाला, महादशा का स्वामी का नक्षत्र निकाला, और फिर अंतरदशा के स्वामी का नक्षत्र निकाल लिया। ये कितनी तारा होती है? 9 ताराएं होती हैं। उन 9 ताराओं में 3, 5 और 7 तारा जातक के जीवन में अच्छी तारा नहीं कहलाती है। तारा अर्थात वो टाइम पीरियड जिसमें आपका 3 नंबर, 5 नंबर या 7 नंबर आ जाए तो वो आपके जीवन में कहीं ना कहीं परेशानियों को दिखाता है। अब इसमें 1-2 चीज और या ऐड करिएगा, ये है स्थूल अधिपति। स्थूल अधिपति का अर्थ क्या होता है? स्थूल अधिपति का अर्थ होता है कि ग्रह का स्वामी, राशि स्वामी, ग्रह का, ये अंतरदशा के लिए सूत्र है, ग्रह का राशि स्वामी अर्थात जो ग्रह है उसका राशि स्वामी कौन है, ठीक है। तो राशि स्वामी कौन है ये हम देखेंगे। मान लीजिए कोई भी ग्रह मेष राशि में बैठा है, XYZ कोई भी एक ग्रह है जिसका हमारी अंतरदशा चल रही है, तो वो मेष राशि में बैठा है। मेष राशि में बैठा है तो क्या हो गया? मेष राशि में बैठा है अर्थात उसका लॉर्ड कौन हो गया? राशिपति कौन हो गया? मंगल, ठीक है। और वो भरणी नक्षत्र में बैठा हो तो भरणी नक्षत्र किसका है? शुक्र का नक्षत्र है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सूक्ष्म अधिपति यानी ग्रह का नक्षत्र अर्थात वो ग्रह, मान लीजिए चंद्रमा जो है वो मेष राशि में और भरणी नक्षत्र में बैठा है, तो चंद्रमा का जो स्थूल अधिपति हो गया, जो राशि लॉर्ड हो गया, वो हो गया मार्स, और जो उसका नक्षत्र स्वामी हो गया वो हो गया शुक्र। तो अब हमें ये देखना है कि मार्स और शुक्र का एक्सिस क्या है। यहां पर भी हम एक्सिस देख रहे हैं, हमने सबसे पहली ही क्लास में एक्सिस रीड किया था कि एक्सिस से सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है? एक्सिस को देखना। दूसरा क्या है? संबंधों को तलाश करना कि जिसकी भी ग्रह दशा चल रही है, महादशा में अंतरदशा, उन दोनों ग्रहों के बीच में संबंध क्या है और वो दोनों ग्रह किस भाव भावेश से संबंध बना रहे हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप आ जाता है हमारा नवतारा चक्र।
और उस नव तारा चक्र में अंतरदशा में जो लॉर्ड है, ठीक है, वो ग्रह का लॉर्ड कौन है और उसका नक्षत्र स्वामी का एक्सिस क्या है। अब इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो ज्यादा आपको समझ में आएगी। अब नौ जो तारा है, उन नौ तारा के अपने अपने रिजल्ट हैं, अपना अपना एक नाम है। तो जो पहली तारा आती है, पहली तारा आती है वो जन्म तारा होती है। जन्म तारा का अर्थ ये हो गया कि जैसे शनि में शनि की अंतरदशा बताया था ना, जिस भी ग्रह की दशा होती है उसी की अंतरदशा होती है, ठीक है। तो जन्म तारा कहलाती है पहली तारा, ठीक। तो जन्म तारा हो गई। अब जन्म तारा का अर्थ क्या है? जन्म तारा का अर्थ ये हो गया कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी, आपकी फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी का मतलब जिम योगा नहीं हो गया। फिजिकल एक्टिविटी का मतलब ये हो गया कि आप जैसा करेंगे वैसा ही आपके जीवन में रिजल्ट मिलेगा। जैसा आपका कर्म लाइक एक्शन लाइक रिजल्ट, आपके कर्मों के हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। अर्थात आप जितना एफर्ट लेंगे उतना ही आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। जन्म तारा में आप लोग एक चीज और नोट कर सकते हैं कि जब किसी भी ग्रह की जन्म तारा चल रही होती है, उस समय अगर जन्म तारा में कोई भी मैलेफिक ग्रह बैठ गया है तो आपको फिजिकल हार्म भी होता है, ठीक है। अब दूसरी तारा होती है संपत्ति तारा। संपत्ति का अर्थ है संपत्ति से, ठीक है। संपत्ति धन हो गया, वेल्थ हो गया, फॉर्च्यून हो गया। कि दूसरी तारा आती है वो संपत्ति तारा कहल। अब तीसरी तारा जो है वो विपद तारा, क्राइसिस, डेंजर। आपकी लाइफ में मैंने लास्ट स्लाइड में भी लिखा था तीसरी, पांचवी और सातवीं तारा अच्छी नहीं होती है। तो जब तीसरी तारा आती है तो उसमें आपके जीवन में क्राइसिस आते हैं, परेशानियां आता है, खतरा आता है। जीवन में कहीं ना कहीं आपको संघर्षों का सामना जरूरत से ज्यादा करना पड़ता है। विपद जैसे आप सुन रहे हैं, विपत्ति आ जाना, परेशानियां आ जाना अचानक से। क्षेम तारा, क्षेम तारा, क्षेम तारा का अर्थ क्या होता है? कहते हैं ना वो कुशल क्षेम, कल्याण, वेलफेयर। उससे ना आपका पहले लिखा जाता था लेटर्स में, पोस्ट कार्ड में, कुशल क्षेम करके, ठीक है। अर्थात कि आप कुशल से हैं, क्षेम से हैं, ईश्वर आपका कल्याण करे। यहाँ पर जब क्षेम तारा आती है तो जीवन में आपके परेशानियों का अंत होता है, आपके साथ अच्छी चीजें होती हैं, आपकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, आपका नाम बढ़ता है। और अगर आप किसी बीमारी में हैं तो वहां पर हीलिंग भी शुरू होनी स्टार्ट हो जाती है, यानी ईश्वर आपका कल्याण करने लगता है। फिर आ जाती है प्रत्यरी। प्रत्यरी का मतलब है ऑब्स्टिकल। अचानक आने वाली घटनाएं आपके जीवन में आ सकती हैं। कोई ना कोई आपकी ग्रोथ में ऑब्स्टिकल खड़ा हो जाता है। प्रत्यरी, प्रत्यरी का मतलब होता है, अरी का मतलब होता है शत्रु। अर्थात आपके जीवन में कोई भी शत्रु, ठीक, या बीमारी या ऋण, इस तरीके की चीजें आपके जीवन में हो सकती हैं। अब क्या आएगा? साधक। साधक का अर्थ है अचीवमेंट्स, ठीक है। आपके जो काम हो रहे हैं, जो आपने सोचा है, उन चीजों का पूरा होना। ये नक्षत्र, ये जो तारा है, ये आपके जीवन में आपके कार्य की सिद्धि के लिए बहुत ही अच्छी होती है। फिर आती है वध तारा। वध का अर्थ है डेथ, डेंजर, मिसफॉर्च्यून। वध का अर्थ मृत्यु भी होता है। वध का अर्थ सिर्फ मृत्यु नहीं होता है, ठीक है। मृत्यु तो है, लेकिन मृत्यु किस सेंस में? मृत्यु आपका किसी भी, मान लीजिए आप कोई कार्य कर रहे हैं काफी समय से, या आप किसी संबंध में हैं और अब उसका आ गया है वध का समय,
यानी कि उस कार्य के समाप्ति का समय आ गया है। अब वध है तो वध मतलब समाप्ति का मतलब पूर्ण होना नहीं होता है, वध का मतलब होता है खत्म हो जाना। ठीक है, कहते ना उसने उसका वध कर दिया, वध का अर्थ ये हो गया कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर प्रहार हुआ है, अटैक हुआ है। तो अचानक से आपकी चलती हुई कंपनी बंद हो जाए, आपकी दुकान बंद हो जाए, आपके रिश्तों को की जो है वो खत्म होने की सीमा पे आ जाए, ठीक, तो कहते ना आपने इस रिश्ते का वध कर दिया। तो इस तरीके से, और वो डेथ भी होता है। अगर मान लीजिए आपकी जन्म तारा से महादशा का की तारा वध हो और अंतरदशा भी वध या प्रतरी हो या विपत हो, तो वहां और एक्सिस भी अच्छा नहीं है, तो यहाँ पर इंसान की डेथ भी हो सकती। अच्छा, वध से हमेशा ये बात या डेथ से ये थोड़ा सा ज्यादा समझाना पड़ता है, लोग हमेशा पर्सनल ले लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जहां पर ये तारा बन रही है या उस भाव से, तो उस भाव से रिलेटेड भी किसी की डेथ हो सकती है। ठीक है, उस भाव से रिलेटेड भी किसी की डेथ या मिसफॉर्च्यून हो सकता है, जो उस भाव से आपका जो भी आपका रिलेटिव बन रहा है। तो मित्र तारा जैसे कि सुनने में ही आ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है, वेल्थ, हैप्पीनेस। मित्र का मतलब ही है कि आपको सपोर्ट करने वाला। और उसके बाद है अति मित्र, सबसे बेस्ट तारा होती है अति मित्र तारा। इसके बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप नाम से ही समझ गए हैं। अति मित्र का अर्थ वो हो गया कि आपकी हर सिचुएशन में आपके साथ खड़ा हो, ठीक, यानी कि वो आपको सपोर्ट करने वाला हो हर सिचुएशन। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपको समझ में आया कि ये किस तरीके से हमने तारा को पढ़ना है। अब हम जैसा मैंने बोला था कि 9 डिवीजन में उसको बांटा जाता है। तो फर्स्ट साइकिल ये मैं शेयर कर दूंगी, सारा कुछ शेयर कर दूंगी। साइकिल 1, साइकिल 2, साइकिल 3। यहाँ पे जन्म, यहाँ पे नक्षत्र तारा का नाम लिखा हुआ है 9 की 9। यहाँ पर 1 से लेके 27 नक्षत्र, अभिजीत नक्षत्र को नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो 27 नक्षत्रों के नाम है और उनके स्वामी है। तो जैसा कि अभी हमने पीछे पढ़ा कि क्या है जन्म, संपत तारा हो, विपत तारा हो। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, ये तो हमने समझ लिया। आप जानेंगे कैसे कि भाई इसकी क्या संपत है, क्या विपत है। अब मान लीजिए किसी का भी जो जन्म है, ठीक है, आप लोगों ने आप लोगों के लिए नया नहीं होगा मुझे पता है, लेकिन इसमें से कुछ चीजें मैं ऐड करूंगी जिसमें शायद कुछ लोगों को पता भी हो और शायद कुछ लोगों को नहीं पता हो। मान लीजिए आपका जन्म नक्षत्र जो है, अर्थात चंद्रमा, हम क्या करते हैं, हम सीधा महादशा पे जंप कर जाते हैं कि महादशा कैसी है। महादशा पे जंप करने से पहले हमें ये देखना है कि हमारा जो चंद्रमा है वो किस नक्षत्र में है। चंद्रमा से पहले महादशा के नक्षत्र को देखिए, चंद्रमा से महादशा के नक्षत्र को देखिए। मान लीजिए आपका चंद्रमा कहाँ है, भरणी नक्षत्र में है और महादशा का स्वामी पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है। तो भरणी नक्षत्र से पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र तक हम काउंट करेंगे। तो ये भरणी नक्षत्र हो गया और ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र हो गया। तो ऐसे तो सीधा सीधा तो मैं बोल दूं तो क्या हो गया, जन्म नक्षत्र हो गया। लेकिन काउंट कैसे करते हैं वो बताती हूँ। यहां से हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना आया, 10 आया। जब 9 आएगा तो
डायरेक्ट हमको पता चल जाएगा कि 9वां नक्षत्र जो है वो अति मित्र नक्षत्र है। लेकिन जब 9 से संख्या ज्यादा हो तो हम क्या करेंगे, 9 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 9 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा, ठीक है, वो लेंगे। अब यहाँ तो हमें सीधा सीधा पता चल रहा है कि भाई भरणी भी शुक्र का नक्षत्र है और पूर्वा फाल्गुनी भी। अब मान लीजिए चंद्रमा भरणी नक्षत्र में है और ये कौन से नक्षत्र में है, महादशा लॉर्ड चित्रा नक्षत्र में है। तो चित्रा नक्षत्र से भरणी नक्षत्र से चित्रा गिनेंगे, ना कि चित्रा से भरणी। ठीक है, क्योंकि हम अभी क्या कर रहे हैं, चंद्रमा से गिन रहे हैं। ठीक है, चंद्रमा से गिन रहे हैं। तो चंद्रमा से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक, तो ये कितना आ गया, 13 आ गया। तो अब इसको 9 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना जाएगा, मैनुअल करिएगा। अगर आप कैलकुलेटर लेके बैठोगे तो पॉइंट्स में आ जाएगा, पॉइंट्स में कभी भी आंसर नहीं आता है। आपका आंसर 1 से लेके 9 तक ही आएगा। 1। ठीक है, तो हमने क्या किया, 9 यहाँ 9 13 में 9 1 टाइम ही जाएगा। ठीक, तो कितना बचा, रिमाइंडर कितना आया, 4 आया। 4। ठीक है, तो अर्थात ये जो चित्रा है, ये चित्रा क्या हो गई, 4 हो गई। और 4 हमने क्या बोला था, शेम, यानी कि शेम नक्षत्र तारा नक्षत्र में, ये तारा चक्र में आया है। अर्थात हम मोटा मोटा ये कह सकते हैं कि ये जो दशा है, ये दशा जातक के लिए, उसकी वेल बीइंग के लिए, उसकी प्रॉस्पेरिटी के लिए, उसके कल्याणकारी दशा होगी। ये हमारा पहला स्टेप है, हम दशा की बात कर रहे हैं। ठीक, अब हम अंतर दशाओं पे आ जाते हैं। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से, हमने लास्ट क्लास में भी यही एग्जाम्पल किया था और इसी एग्जाम्पल को जो हमने देखा था कि भाई इस जातक के जीवन में भाई जब मंगल की दशा आएगी तो मंगल की दशा में क्या होगा और मंगल किस योग में था, दोनों चीजें देखी थी। संबंध इसका किन ग्रहों के साथ था, ठीक, वहां से तो हमको दिख रहा था कि संबंध इन ग्रहों के साथ है, अर्थात ये दशा धन देने वाली दशा है। लेकिन क्या हमेशा धन ही देगी, क्या बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कुछ तो होगा ही ना। तो और डीप में जाने के लिए देखते हैं कि भाई इसका नव तारा चक्र भी मैच कर लेते हैं। तो यहां मैंने आपकी सुविधा के लिए सारा कुछ लिख के रखा है। ठीक, लेकिन ये अभी समझाने के लिए लिख के रखा है। इसका नेक्स्ट जो है, मार्स के बाद किसकी दशा आती है, राहु की दशा। ठीक, राहु की दशा की डिटेल आप लोगों को निकालनी है और निकाल करके मुझे आप लोग मेल करेंगे। आप जो भी निकालेंगे, जो भी आपको समझ में आएगा, वो सब आप निकाल के आप सब लोग मुझे मेल करेंगे, एक एक पॉइंट में ही सही मगर मेल जरूर करेंगे। चलिए हम मार्स में मार्स की दशा देख लेते हैं। पहले हमारा स्टेप क्या था, जन्म नक्षत्र से महादशा को देखना। तो जन्म नक्षत्र क्या है, क्या हो गया, चंद्रमा हम देखेंगे, चंद्रमा कहाँ बैठा है, चंद्रमा यहाँ मेष राशि में बैठा हुआ है। ठीक है, और चंद्रमा यहाँ से, चलिए यहाँ से देख लीजिए आप लोग, वैसे तो चलिए ये चंद्रमा आ गया आपका यहाँ। ठीक है, मेष राशि में और भरणी नक्षत्र में बैठा है। ठीक, भरणी नक्षत्र किसका होता है, शुक्र का नक्षत्र होता है। भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र होता है। अब जो एक बात हमने और कही थी कि, चलिए अच्छा पहले बताते हैं फिर उसके बाद। तो हमने देख लिया चंद्रमा से
शुक्र अर्थात चंद्रमा भरणी नक्षत्र से, अब मंगल का नक्षत्र देख लेते हैं, पूर्वा फाल्गुनी। तो भरणी से पूर्वा फाल्गुनी अभी हमने पीछे भी देखा है, कितना आया था, ये भरणी आ गया, ये पूर्वा फाल्गुनी आ गया, ये भरणी आ गया, ये पूर्वा फाल्गुनी आ गया, अर्थात ये जन्म नक्षत्र ही हो गया। गिन लीजिए फिर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आएगा। तो क्या करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1। और पहला वाला कौन सा था, जन्म नक्षत्र, पहला क्या था, जन्म नक्षत्र। आगे चलने से पहले आप लोगों को एक चीज और बता देती हूँ, ये जो 9 करके हमने 3 साइकिल्स बनाए हैं, तो ये जो पहला वाला साइकिल है, यहां पर आप लिख सकते हैं 33% का रिजल्ट, कितना, 33% का रिजल्ट। यहां लिख सकते हैं 66% का रिजल्ट, और यहां लिख सकते हैं 100% का रिजल्ट मिलेगा। आप इतनी डीप में जाकर के बता सकते हैं कि आपके पास धन आएगा तो कितनी मात्रा में आएगा, ठीक है, 33% में आएगा कि 66% में आएगा या 100% में आएगा। तो आगे चलते हैं। तो ये भी शुक्र का नक्षत्र है, अर्थात प्लीज एक बार रिपीट कर देंगे फिर से। हाँ फिर से बताते, ये जो 3 साइकिल्स हैं, ठीक है, 3 साइकिल, आप इसको ऐसे समझिए, आप अपने अपने माइंड में काल पुरुष की कुंडली बनाइए, ठीक है, या फिर यूं ही समझ लीजिए। तो ये कैसा है, ट्राइन सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, एक पहला भाव, पांचवा भाव, नवा भाव, पहला भाव, पांचवा भाव, नवा भाव। पहला भाव अच्छा है, पांचवा भाव उससे ज्यादा अच्छा है, नवा भाव सबसे ज्यादा अच्छा है, ये बताया था ना मैंने, सबसे ज्यादा बली पांचवा भाव। ऐसे ही पहली साइकिल में जो नक्षत्र है वो स्ट्रांग है, दूसरी साइकिल में जो नक्षत्र है वो उससे ज्यादा स्ट्रांग, यानी कि अगर आपका भरणी नक्षत्र आ रहा है, शुक्र का चंद्रमा का नक्षत्र भरणी नक्षत्र आ रहा है, अर्थात जीवन जो व्यक्ति का जो मन होगा वो शुक्र के प्रभाव में आ गया, शुक्र के प्रभाव में आ गया, क्योंकि उसके नक्षत्र में बैठा है। तो क्या हम शुक्र के लेवल को कैटेगराइज कर सकते हैं, कर सकते हैं? यस, 33%। ये 33% है, ठीक। अब पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में आता तो हम बोलते मनुष्य का जो जातक है, जातक के जीवन में शुक्र का प्रभाव जो है 66% आ रहा है, उसके मन में, उसके विचारों में, उसकी सोच में। और अगर ये पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में आता तो हम बोलते 100% ये शुक्र के इन्फ्लुएंस में है, इसका मन जो है वो किसके इन्फ्लुएंस में है, शुक्र के इन्फ्लुएंस में है। वो अलग बात है, हम शुक्र की स्थिति देखेंगे। इस तरीके से हम साइकिल्स को, नक्षत्र की साइकिल्स को कैटेगराइज करेंगे कि ये कितना आपको रिजल्ट देती हैं। अब ये एक चीज आगे बढ़ने से पहले ये समझ लीजिए कि यहाँ पर मान लीजिए संपत तारा आ रहा हो, संपत तारा आ रहा हो, अब संपत तारा में भरणी नक्षत्र आ रहा हो, तो अर्थात आपके पास संपत्ति आएगी, लेकिन कितनी आएगी, 33% आएगी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में संपत तारा आ रहा हो तो 66% आएगी, यानी 50% से थोड़ा ज्यादा। ये एवरेज है, ऐसा नहीं कि 33% हम कैलकुलेट करने बैठ जाएंगे, ठीक है। और पूर्वा फाल्गुनी में 66 आ रहा होगा, और जब पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में संपत तारा आ रही है, अर्थात आपके जीवन में बहुत ज्यादा पैसा है, ठीक। संपत तारा तो कई लोगों की आ जाती है, या फिर
अतिमित्र तारा तो कई लोगों की आ जाती है, लेकिन अतिमित्र तारा में भी अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती तीनों में फर्क आ जाएगा। ठीक, अगर रेवती अतिमित्र में आ रहा है अर्थात ये वक्त आपके जीवन का सबसे गोल्डन पीरियड है। इसको एग्जाम्पल में लेते हैं तो और समझ में आएगा। तो क्या देखा हमने कि ये देखा कि जन्म नक्षत्र से अर्थात जहां पे चंद्रमा का नक्षत्र है वहां से पहले हमने महादशा को चेक किया कि भाई हम अंदर जाने से पहले ऊपर की बॉडी तो देख लें। तो ऊपर की बॉडी हमें ये दिखाई दी कि भाई ये सो जाने वाली है। ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ इसमें रिजल्ट नहीं आएंगे। जितना कर्म उतना रिजल्ट, जिस लेवल का कर्म उस लेवल का रिजल्ट आ जाएगा। फिर अगेन हम ये दशा तो हमको ठीक दिखाई दी। अब इस दशा के अंदर ये देखेंगे कि दशा के अंदर प्रत्यंतर दशाएं क्या रिजल्ट देंगी। तो मार्स में मार्स, जी बोलिए। इसको फिर से समझा दीजिए पूरा जी। इसको अभी एग्जाम्पल में लेंगे ना, सब समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो मैं फिर समझाऊं। मून का मार्स नक्षत्र से एमडी का नक्षत्र देखना है किस नंबर पे आ रहा है, राइट? नहीं, अभी यहाँ पे हम देखेंगे ना पूरा एग्जाम्पल, जो वो नहीं समझ में आ रहा है इस यहाँ पूरा समझ में आएगा। चार्ट भी है ना आपके सामने, चार्ट दिख रहा है सबको पूरा? ठीक है। तो अभी हम मार्स में मार्स व्यक्ति की दशा हमने देखी थी कब? ये देखिए, मार्स में मार्स स्टार्ट हो गया। तो सॉरी, मार्स में मार्स स्टार्ट है। तो अब ये व्यक्ति का जातक का कैसी दशा जाएगी ये हमने देख लिया कि ये दशा ठीक ठीक जाएगी, ना खराब जाएगी ना अच्छी जाएगी। जैसा एफर्ट वैसा इसका रिजल्ट। फाइन, ये हमको जन्म नक्षत्र से पता चल गया। लेकिन एक तारा तो आया संपत्ति में, सॉरी जन्म में एक तारा आया। लेकिन अब हमने ये देखा कि भरणी में था चंद्रमा और पूर्वा फाल्गुनी में कौन है? मार्स। अर्थात यहां से जन्म से इसकी अभी यहाँ वृद्धि होनी चाहिए थोड़ी। ये 33% में था जन्म के समय। इस दशा में भले ही एक तारा आई है लेकिन ये 66% वाले कॉलम में आया है। तो हम ये आशा रख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी वृद्धि होनी चाहिए। और पहले ही हमने उसको देख लिया है कि ये धन का योग बना रहा है। अर्थात जन्म से लेकर के यहाँ तक कुछ वृद्धि 100% होगी। करेक्ट है? अगर ये पूर्वाषाढ़ा में आता तो हम कहते अब यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रास्टिक चेंज आ जाता, कह सकते थे अगर धन योग बना के बैठा है तो। बिल्कुल ठीक, चलिए अब मंगल में मंगल क्या आता है? जन्म तारा ही आएगी। पूर्व फाल्गुनी से पूर्व फाल्गुनी काउंट करेंगे तो एक ही तारा आएगी। इतना समझ आया सबको? यस मैम। अब मंगल में राहु देखेंगे तो राहु कहाँ बैठा है? राहु ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठा है। तो अब हम देख लेते हैं कि इसी में ही आगे क्यों जा रही हूँ। तो पूर्वा फाल्गुनी से लेकर के ज्येष्ठा काउंट कर ले हम। तो पूर्वा फाल्गुनी यहाँ आ गया, ज्येष्ठा काउंट करें। 8 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि राहु का जब अंतर आएगा तब क्या करेगा? ये 8 पे आया है। किस पे आया है? 8 पे। और 8 हमारी कौन सी है? मित्र तारा है। ये देखिए, ये क्या देगी? ये फ्रेंड्स देगी, वेल्थ देगी, प्लेजर देगी, हैप्पीनेस देगी। अर्थात जब मंगल में राहु का पीरियड आएगा तो व्यक्ति के पास वेल्थ आएगी, सपोर्ट आएगा, हैप्पीनेस आएगी। ठीक, ये हमें तारा मिलान से पता चल रहा है। और यही चीज हमने क्या जब कुंडली देखी थी और जन्म तारा नक्षत्र नहीं देखा था तब हमें ये चीज दिखाई दी थी कि राहु किसकी राशि में बैठा हुआ है? मंगल की राशि में बैठा हुआ है। ठीक है, और मंगल ही धन भाव का
स्वामी है। और मंगल कहाँ बैठा हुआ है? मंगल बैठा हुआ है 11वें भाव में, जो कहाँ का भाव होता है फ्रेंड्स? का भाव होता है, वृद्धि का भाव। ठीक है, वृद्धि का भाव। अर्थात यहां से भी हमको पता चल गया और यहां से भी, ये तीनों जगह से हमें ग्रीन सिग्नल दिखाई दे रहा है। तो अर्थात 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, अब तीनों से एक्सिस में भी हमने देख लिया और संबंध में भी देख लिया, और तारा नक्षत्र में, यानी इसको कितने पॉइंट मिल गए? 3 पॉइंट मिल गए। यानी ये दशा में अंतर दशा क्लीन चिट पा गई हमसे। अच्छा समय। अब मार्स में जुपिटर देख लेते हैं। तो मार्स पहले से पूर्वा फाल्गुनी में बैठा है, जुपिटर अश्लेषा में बैठा है। गिनते हैं कहां से? पूर्वा फाल्गुनी से अश्लेषा। 1 2, ऐसे नहीं, अश्लेषा से पूर्वा फाल्गुनी नहीं गिनेंगे हम, महादशा से अंतरदशा नाथ गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। 26 ठीक है, तो 26 आया तो हम क्या करेंगे? डिवाइड बाय 9 डिवाइड कर देंगे। 2 ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 2 2 26 आ गया ना? जी 9 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। 9 3 टाइम्स होता तो रिमाइंडर 27 लेंगे होता। हम, रिमाइंडर, शेष जो बचेगा। यस ठीक है? 1 अच्छा 18 18, तो 26 में 18 माइनस करिए, क्या आएगा? 8 8 8 आया। आएगा जी। 8 आया, तो 8 हमारी कौन सी तारा थी? मित्र तारा थी। अर्थात ये भी मित्र तारा दिखा रहा है। मंगल में जुपिटर भी अच्छा रिजल्ट देगा, मंगल में जुपिटर भी अच्छा रिजल्ट देगा। अब पीछे हमने फर्स्ट साइकिल में आ रहे हैं ना सर मैम, हाँ? फर्स्ट साइकिल में आ रहे हैं तो यस, 33% ये फर्स्ट साइकिल में आ रहा है, तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। यस 33%। हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल ये चीज अपने दिमाग, मतलब एवरेज आप निकाल, ज्येष्ठा आया था इसी में, तो ये बराबर वाला साइकिल था। जितना एफर्ट उतना आपको रिजल्ट। जन्म तारा क्या बता रही थी? पूरा जब हमने जन्म तारा से ये निकाला महादशा का, तो हमारा जन्म से लेकर के आगे की ग्रोथ दिखा रही थी। ठीक, अब यहाँ पे व्यक्ति जिस ग्रोथ में है वो बराबर से, यानी जो एफर्ट लेगा उसको उसका 100% रिजल्ट मिलने वाला है। यानी राहु की दशा अगर कंपेयर करेंगे यहाँ पे कि राहु बहुत अच्छा जाएगा या फिर गुरु, तो भी कंपेयर कर सकते हैं यस, राहु अच्छा जाएगा। कि राहु गुरु से अच्छा जाएगा। अब यहाँ भी देख लेते हैं, गुरु कहाँ बैठा है? 2-12 बैठा है, दिख गया? अर्थात व्यक्ति कमाएगा तो खर्च भी होगा। होगा। तो यहाँ से जो 2-12 का एक्सिस था वो भी हमें यहाँ से दिख रहा है। ठीक है, डीप, इतनी डीप मुझे नहीं लगता आपको कोई बताने वाला है, ये मैं गारंटी से बोल सकती हूँ। बिल्कुल। अब आ जाते हैं मार्स में सैटर्न। ठीक, तो मार्स में सैटर्न ऐसे तो देखने में हमें लगेगा यार दोनों शत्रु हैं पहली दृष्टि में। ठीक है, तो चलो ठीक है, हमने यहाँ से भी सारा एनालिसिस कर लिया, सैटर्न कौन है, मार्स कौन है, हमें जो भी एनालिसिस मिला था कि भाई ये दशा अच्छी जाएगी बुरी जाएगी, देख लेते हैं कैसी जाएगी। तो मार्स से पूर्वा फाल्गुनी से देख लेते हैं ये सैटर्न कहाँ बैठा है। सैटर्न विशाखा नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो पूर्वा फाल्गुनी से विशाखा गिनेंगे। तो चलिए काउंट करिए, 1 2 3 4 5
6 6 वाला है। 6 पे आ गया। अर्थात अभी हम इसी चक्कर में सेकेंड साइकिल में ही घूम रहे हैं। देखिए जो कितना डीप है। जन्म तारा जो हमको बता रही थी कि किसमें जाओगे, दोनों का लेवल एक ही आ रहा था, बस आपकी ग्रोथ 66%, 33 से 66 आ जाएगी। तो अभी तक यहां तक देखिए यहीं पर आ रहा है सब कुछ 66 वाले लेवल पे। तो यहां पर भी जातक के पास जितना कर्म उतना धन, जितने एफर्ट उतना धन। अभी कोई बहुत ज्यादा चमत्कार नहीं होगा। ऐसे हम देखकर ये बोल सकते हैं, अगर हम इस चीज को कंपेयर नहीं करें डीप एनालिसिस के लिए, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई अभी धनेश में पंचमेश का अंतर है, धनेश में पंचमेश का अंतर है, कह सकते हैं। और धनेश किसके साथ बैठा है, लाभेश के साथ बैठा है, तो बहुत लाभ होना चाहिए। बहुत शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं कि इस दशा में आपको बहुत लाभ होगा। तो हम अपनी जुबान को खोलने से पहले एक बार अगर इसको चेक कर लें कि बहुत बोलना है या लाभ बोलना है, तो हमें हमारी प्रेडिक्शन और काफी सटीक हो जाएगी। अब आ जाते हैं मार्स में मरकरी। मार्स में मरकरी, तो ये किस में है, हस्ता नक्षत्र में है। तो यहां से गिनते हैं हस्ता नक्षत्र कहाँ आता है। तो 1 2 3, सॉरी 1 2 3, 3 में आ गया, 3 में आ गया। और 3 क्या था, अच्छा नहीं था, ये क्या था, विपत है, यानी कोई ना कोई विपत्ति आएगी, कोई ना कोई विपत्ति आएगी। अब विपत्ति आएगी तो कैसी आएगी, विपत्ति आएगी तो कैसी आएगी, तो देख लेते हैं भाई। यहाँ मार्स जो है वो बैठा, ऐसे देखेंगे तो हम देखेंगे कि भाई ये एक घर आगे बैठा है, ठीक, भाग्येश है। लेकिन लास्ट क्लास में मैंने आपको इसी बुध की कारस्तानी दिखाई थी कि ये बुध क्या करेगा, कि इसने किसको स्ट्रॉन्ग कर रखा है, वह भाव को स्ट्रॉन्ग कर रखा है। तो व्यक्ति अगर कमाएगा तो वह बहुत ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि ग्रह बल भी देखोगे या नहीं देखोगे, पॉइंट्स एक भी नहीं छोड़ने हैं, ग्रह बल जरूर देखना है। अब यहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आएगा जो लास्ट पॉइंट बताया था, स्थूल अधिपति और सूक्ष्म अधिपति, स्थूल अधिपति और सूक्ष्म अधिपति। अर्थात ग्रह किसकी राशि में बैठा है, अंतरदशा का एनालिसिस करने के लिए। मतलब यहाँ पर ऐसे तो हम हर किसी में लगाएंगे, लेकिन जब हमें कुछ ऐसा दिख रहा है, परेशानी दिख रही है, पहले से ही चंद्रमा से हमको ये पता चला कि ये जन्म तारा में है, बहुत अच्छा नहीं है, हमें वहां से एक ही पॉइंट मिला था, कोई 4 पॉइंट नहीं मिले थे। अब यहाँ पे ये बता रहा है विपत तारा, क्या कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और जो अंतरदशा स्वामी है वो महादशा स्वामी से ज्यादा स्ट्रांग है, तो और ऊपर से विपत तारा में आ रहा है, तो हम अपना चौथा जो हमारे पास स्टूल है, हमारे पास जो कहते हैं ना सबसे बड़ा वेपन है, उसको भी खोल के देख लेते हैं। जो हमारा राशि लॉर्ड है, राशि, यहाँ तो बुध अपनी ही राशि में बैठा है जी, अर्थात बुध, और नक्षत्र में किसके बैठा है, बुध नक्षत्र में किसके बैठा है, तो ये देख लीजिए किसके नक्षत्र में बैठा है। बुध जो है वो किसके नक्षत्र में है, चंद्रमा के, चंद्रमा के नक्षत्र में है, ठीक। तो सूत्र क्या था कि राशि लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड का एक्सिस, राशि लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड का एक्सिस,
तो कोई बताएगा राशि लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड का एक्सिस क्या है? 6 8 6 8 नहीं, गलत पढ़ रही हो। 8 6 8 6 8 6 6 8 पढ़ोगी तो 6 8 वाली प्रेडिक्शन आएगी, 8 6 पढ़ोगी तो 8 6 वाली प्रेडिक्शन आएगी। मर्क्यूरी में मून। अर्थात अब 6 8 6 का एक्सिस है, तो 8 6 वाला एक्सिस ज्यादा खराब है, 6 8 वाला एक्सिस ज्यादा खराब है? 8 6 वाला ना। 8 6 वाला एक्सिस ज्यादा खराब है, 8 पहले एक्टिव हो रहा है। तो इस समय क्या हुआ, व्यय भाव एक्टिव है, धन भाव भी एक्टिव है, लेकिन हमको विपद तारा आया तो कहीं ना कहीं हमें ठहरना चाहिए, हमें वापस से एक री एनालिसिस कर लेना चाहिए। और ये जब हमने सूत्र लगाया तो हमको एक सूत्र और दिखाई दिया जो 6 8 एक्सिस 8 6 एक्सिस बना रहा है। तो इस समय इस जातक की इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया था पहले, इन्होंने जो पहले इन्वेस्टमेंट किया था उसमें इनको लॉस हो गया इसी टाइम पीरियड। अर्थात अचानक से आने वाली विपत्ति। समझ आया? हम बोल सकते हैं ठीक है, हम भगवान नहीं है कि अब कौन से भाव से क्या होगा, लेकिन क्या हम अपने हमारे पास जो भी क्लाइंट आया है या जो भी जातक है उसको ये बोल सकते हैं कि ये समय आपके लिए पार्टनरशिप के लिए अच्छा नहीं है, कारोबार के लिए अच्छा नहीं है, यहाँ आपका कोई ना कोई व्यय जरूर होगा। अर्थात नहीं है तो पास्ट का कोई व्यय जरूर हो सकता है। बोले नहीं मैं तो कोई पार्टनरशिप नहीं करने वाला हूँ, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, तो क्या आपकी कोई इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपका लॉस होगा? जी सोनिका। अगर मान लीजिए किसी का विपद तारा में ही महादशा आ रही हो, महादशा का जो जैसे सैटर्न की महादशा आ रही सपोज, और मून हस्ता में है, तो अगर हम देखते हैं और विपद में आ रहा है, तो क्या वो पूरा इतने साल का जो महादशा है उसमें प्रॉब्लम विपत्ति रहेगा? नहीं 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 नहीं, एक सूत्र और सुनिए। हम्म। सूत्र में बहुत सूत्र, काफी डरावना इतना है। आप लोग नहीं नहीं, बहुत इजी है। ये सारी चीजें इतनी इजी हैं, बस आपके प्रैक्टिस की जरूरत है। यहाँ पे विपत आया, ठीक है, और यहाँ पे चंद्रमा क्या है, शुभ है या अशुभ है? कोई बताएगा? अशुभ। अशुभ है मैम। फिर से बोलो। अशुभ। अशुभ है। चंद्रमा अशुभ है। ये शुभ रहना चाहिए ना जन्म यहाँ पे। नहीं, मध्य सैटर्न का में एक्सपेक्ट कर रहा है, वो भी उच्च का। उससे और मतलब नहीं है, मैंने चंद्रमा के शुभ अशुभ की बात करी है, सैटर्न की दृष्टि। हाँ, पूर्णिमा का यहाँ पे रहेगा राशि तो में है तो अच्छा है। शुभ शुभ का। शुभ ये चंद्रमा है, मध्यम योग। हाँ शुभ है। शुक्ल पक्ष की सप्तमी का चंद्रमा है, ठीक। का यहाँ पे रहेगा तो शुभ नहीं सर, हाँ इसीलिए बोल रही हूँ। चंद्रमा शुभ होगा यहाँ पे, पूर्णिमा का चंद्र है। वेरी गुड, चंद्रमा शुभ है, ठीक है। मैरिड लाइफ के लिए कैसा रहेगा ये? अच्छा बैड रहेगा। मैम। स्पाउस के हाउस अभी में चंद्रमा। एक मिनट एक ट्रैक से बाहर मत जाओ, मैंने जितना पूछा सिर्फ उतना बताओ। सारी चंद्रमा शुभ है। इस कुंडली के बारे में हम सब बात करेंगे। अभी मेरा क्वेश्चन है चंद्रमा शुभ है या? सोनिका का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अवेयर होके बैठोगे आपके ऊपर पास भी बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे कि क्या चंद्र इसमें जितना भी मार्स में मरकरी पूरा खराब जाएगा, विपद दिखा रहा है, ठीक। हमने लॉस की बात कर ली, एक्सिस भी हमने देख लिया। अब ये भाग्येश है जिसने वह भाव को स्ट्रॉन्ग कर रखा है, ठीक है। दोनों की मित्रता नहीं है, दोनों भी ग्रह जो हैं वो मित्र ग्रह नहीं है, इन दोनों में कोई संबंध भी नहीं बन रहा है, हम कोई भी स्टेप नहीं छोड़ेंगे। संबंध का अर्थ क्या हो गया कि इन दोनों की क्या दृष्टि संबंध है, क्या युति संबंध है? एक मार्केश है, धनेश है, और दूसरा क्या है, व्ययेश है। एक धन भाव का स्वामी है, दूसरा व्यय भाव का स्वामी है। भाग्येश नहीं ले रहे हम यहाँ पर,
क्योंकि वो वह भाव को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो यहाँ से भी हम थोड़ा सा हमारा माथा ठनका, हमने विपद तारा में, साइलेंट प्लीज, हमने म्यूट कर लीजिए प्लीज। हमने यहाँ अंदर जाके देखा तारा मिलान में, वहां पे भी हमको विपद दिखाई दिया। फिर हमने राशि लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड के एक्सिस को देखा, तो वहां पे भी हमको एक्सिस में प्रॉब्लम दिखाई दी। अर्थात कहीं ना कहीं हमें बार बार प्रॉब्लम इंडिकेशन आ रहा है। लेकिन क्या, जैसा क्वेश्चन है सोनिका कि क्या पूरा का पूरा समय खराब जाएगा, लॉस तो होगा, ये हमें पक्का पता चल गया। तो लॉस क्या होगा? व्यापार में होगा, व्यापार में होगा या कहाँ होगा, या कहाँ होगा? अब मून की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, मून की बात, सप्तम भाव, मून कहाँ का स्वामी है? 10th का। 10th का है ना, तो यहाँ मून को स्ट्रॉन्ग करेगा। यहाँ अभी मंगल जो है, मंगल सप्तमेश है, मंगल सप्तमेश है जो धन भाव में बैठा हुआ है। तो जो भी दिक्कत करेगा वो ये दिक्कत करेगा। और कौन कर सकता है? सप्तमेश का छोटा भाई। समझ आया? 1 2 3 पार्टनर का सप्तमेश छोटा का भाई। छोटा भाई या बहन, वो उसके द्वारा वह हो सकता है, क्योंकि वो एक्टिव है। अब मेन पॉइंट ये था कि हमने देखा चंद्रमा शुभ है और बुध भी शुभ है। चंद्रमा शुभ है और बुध भी शुभ है। अब एक सूत्र और लिखिए जो आपको हमेशा काम आएगा। किसी भी ग्रह से तीसरे भाव में, छठे भाव में, 11वें भाव में अशुभ ग्रह अच्छे होते हैं। किसी भी ग्रह से या किसी भी भाव से, दोनों लिख सकते हैं आप लोग। तीसरे, छठे और 11वें भाव में अशुभ ग्रह अच्छे होते हैं, यानी रिजल्ट देने वाले होते हैं, जो भी दशा चल रही है उसके। ठीक, किसी भी साइलेंट कर लीजिए, आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर दोगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर दोगे। किसी भी भाव से या किसी भी ग्रह से 8वें भाव में, 12वें भाव में शुभ ग्रह अच्छे होते। ठीक है? प्लीज रिपीट पूजा जी, सॉरी। किसी भी, नो प्रॉब्लम, किसी भी ग्रह से या किसी भी भाव से 8वें में और 12वें भाव में शुभ ग्रह अच्छे होते हैं। ठीक, अब हम जब देखेंगे कि क्या पूरा समय जाएगा, तो एक चीज समझ लीजिए, जब विपत्ति आएगी, लेकिन वहां पर भी अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो विपत्ति उतनी ज्यादा नहीं आएगी। अगर अशुभ ग्रहों का प्रभाव है तो विपत्ति आपको भी दिखेगी, आपके पड़ोसी को भी दिखेगी आपकी विपत्ति। ठीक है? और जैसे कि मैंने बात किया कि मान लीजिए आपका मित्र तारा आ गया, मित्र तारा आ गया, और इन दोनों मित्र तारा में वहां पर अशुभ ग्रह हो, तो मित्र तो बनेंगे, चीजें तो मिलेंगी, लेकिन अब आपको उन चीजों के लिए प्रयास बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। और अगर शुभ है तो आपको, कहते नहीं, आप बैठे थे और आपके सामने आपको ऑफर मिल गया। दोनों चीजों में फर्क होता है कि आपने एक कंपनी में अप्लाई किया और आपको तुरंत उसका रिजल्ट मिल गया। एक व्यक्ति बेचारा 10 से 15 कंपनियों में
अप्लाई कर रहा है, नौकरी लग जाए, अकम्प्लिशमेंट हो जाए, कुछ नया स्टार्ट हो जाए, ठीक है, साधक आएगा तो कुछ नई चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। तो अगर अशुभ ग्रह है, अशुभ ग्रह का एक्सेस बन रहा है, तो व्यक्ति के एफर्ट के बाद वहां तो कमिटमेंट तो हो गई कि चीजें मिलेंगी, तो बहुत से एफर्ट के बाद आपको चीज मिलेगी। और अगर वही शुभ ग्रहों का प्रभाव है या एक्सेस है, तो आपके एक ही एफर्ट में आपका काम हो जाएगा। ये आप हर किसी में लगा सकते हैं। लेकिन अब ये आप कहो कि विपत्ति वध या पृथ्वी में शुभ आ जाए तो सब कुछ शुभ हो जाएगा, तो सब कुछ शुभ नहीं होगा। उस विपत्ति की इंटेंसिटी कम हो जाएगी।